Good morning, guys. Sorry it took me some time to come back and finish this chapter. I was busy in some other stuff, so sorry for that. So, guys, we discussed the other day parameters of mirror. We came to know what is a spherical mirror and what is a plane mirror. We came to know the convex mirror and the concave mirror and their functions. We talked about reflected light, angle of incidence, angle of reflection, and incident light and reflection of light. We discussed all of this. Today we are going to discuss special rays for formation of image. Now, any image that is formed will only form itself when light is reflected off its surface and hits an object. So there are a few rays that are required for formation of image, and it will decide how will an image look depending on which ray of light is actually being used. The first one is a ray of light which is parallel to the principal axis of a spherical mirror after reflection converges or diverges from focus. तो अगर एक रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है स्फेरिकल मिरर के पास, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, यानी कि वो जब मिरर को टच करेगी उसके बाद जो रिफ्लेक्शन है वो या तो कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा. ये हमने ऑलरेडी देखा है कि भाई कॉनकेव मिरर में ये जो है कन्वर्ज होता है और कॉन्वेक्स मिरर में ये जो है डाइवर्ज होता है. ठीक है. A ray of light passing through or appearing from the center of curvature of spherical mirror is reflected back along the same path. तो जो ray of light सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रही है या वहाँ से अपीयर हो रही है, वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी पाथ पे जहाँ से वो आई है. तो समझो रे ऑफ लाइट गया यहाँ पे स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उसको हिट होके वो कम्प्लीटली 180 डिग्री रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी. क्यों ऐसा? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ पे रहता है वो मिरर का एकदम सेंटर पॉइंट रहता है, वहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन वैल्यू फुल होता है, जो कि साइड्स में नहीं होता. A ray of light passing through or appearing from the focus of spherical mirror becomes parallel to the principal axis. Center of curvature से पूरा वापस आ रहा है. वैसे ही अगर फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर से, जहाँ पे स्फेरिकल मिरर का फोकस पॉइंट है, जो उसका फोकल पॉइंट है, अगर वहाँ से पास होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही चलता है. A ray of light which is incident at the pole of a spherical mirror is reflected back making same angle with principal axis. और अगर ये पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर से इंटरेक्ट कर रहा है तो फिर जिस एंगल से वो पोल ऑफ मिरर के पास पहुंचा है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा. तो अगर ये 40 डिग्री आया के एंगल से आया है प्रिंसिपल एक्सिस के पास, यानी कि पोल के पास, तो पोल के पास से भी ये वापस से 40 डिग्री के एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगा. Now coming to refraction of light. The bending of light at the interface of two different mediums is called refraction of light. So, I think we did this that day. Okay, I'll still do a small recap even if we did it that day. तो refraction of light क्या होती है? जो लाइट का बेंडिंग होता है, मतलब जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होने के बजाय सिर्फ अपना डायरेक्शन चेंज करती है, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये या तो ऑप्टिकल रेयर मीडियम में होता है या ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहते हैं हम? इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट और बेंडिंग एक्सटेंट, की कितना अमाउंट से वो बेंड हो रहा है. और अगर हमको दो इसमें कंपेयर करना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 से हम इसको आराम से कंपेयर कर सकते हैं. इंसिडेंट रे कौन सा है? जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरफ आ रहा है. रिफ्रैक्टेड रे कौन सा है? जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से वापस जा रहा है. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर लाइन के बीच में बनता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि रिफ्रैक्टेड रेस और परपेंडिकुलर लाइन के बीच में बनता है. ठीक है. जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस में था वही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस में भी ऑलमोस्ट सेम है सो फार. नाउ कमिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. According to this law, the incident ray, refracted ray
एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो रिफ्रैक्शन रे के हिसाब से इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, वो तीनों की तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में हैं। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी कि जो भी साइन ऑफ द साइन, आप लोगों को सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइन कॉस टैन सीखा है बराबर, ट्रिग्नोमेट्री में। तो जो भी किसी इस लाइन का साइन होगा, साइन का वैल्यू आपको सबको मालूम है, हाँ, साइन 60 साइन 30 डिपेंडिंग ऑन ये कितना एंगल है। तो जो भी साइन होगा इस एंगल का जो कि इंसिडेंट रे बना रहा है, वही साइन होगा उस एंगल का जो कि रिफ्रैक्टेड रे बना रहा है। वापस बोल रहा हूँ, जो भी साइन होगा इस एंगल का जो इंसिडेंट रे बना रहा है, वही साइन होगा उस एंगल का जो रिफ्रैक्टेड रे बना रहा है, इन वैल्यू नॉट इन एंगल। ठीक है। Now coming to lens. The transparent refracting medium bounded by two surfaces in which at least one surface is curved is called lens. तो जो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, जो कि दो सरफेस को बाउंड करके बनता है, जिसमें से एटलीस्ट एक सरफेस कर्व्ड होना चाहिए, उसको हम लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन जो है वो लेंस के ऊपर होता है। जैसे रिफ्लेक्शन मिरर से होता है, वैसे ही रिफ्रैक्शन लेंस से होता है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला था, रिफ्लेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि वो वहाँ पे हिट होके कुछ एब्जॉर्ब होके कुछ वापस आती है, तभी हमें वो सरफेस दिखाई देता है। रिफ्रैक्शन अलग है। रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड होती है, यानी कि वो वहाँ से अपना रास्ता चेंज कर देती है। इसके लिए इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको दिमाग में बराबर से रखना है। दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉन्केव लेंस, जैसे कि मिरर होते थे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ विच लेंस इज अपार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दो स्फीयर होते हैं जिनसे लेंस बनता है, तो उनका जो बीच का लाइन है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियाई ऑफ कर्वेचर, द रेडियाई ऑफ स्फीयर्स ऑफ विच लेंस इज पार्ट इज कॉल्ड रेडियाई ऑफ कर्वेचर। ऑब्वियसली जो भी उसके कर्व्स का एंड सेंटर पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियाई कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ lens, the line joining the center of the curvature of two surface of lens is called principal axis। जो सेम रिफ्लेक्शन में भी हमने जो पढ़ा था वही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस मिरर की जगह पे लेंस आ रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर, इट इज़ अ स्पेशल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट इंसिडेंट ऑन द ऑप्टिकल सेंटर पासेस थ्रू द लेंस विदाउट डिविएशन। तो ऑप्टिकल सेंटर मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने आपको बताया जो सेंटर पॉइंट से लेके दोनों स्फीयर्स को कनेक्ट कर रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। अब वो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ, जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं उस लेंस का। ऑप्टिकल सेंटर जो है वहाँ पे अगर लाइट जाती है तो बिल्कुल भी डिविएट नहीं होगी, वो स्ट्रेट पास आउट हो जाएगी। प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो ऐसा पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है, जहाँ पे सारे इंसिडेंट रेज जो कि पैरेलल थे वो या तो कन्वर्ज होने के बाद या तो कन्वर्ज होते हैं या डाइवर्ज होने का अपीयरेंस देते हैं, उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है। तो ये गाइस एक डबल कॉन्केव ऑप्टिकली ट्रू लेंस है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कुछ अमाउंट का डिप्रेशन आपको फील होगा कि ये जो बेसिकली दो अलग अलग ग्लास हैं जिनको जोड़ के ये लेंस बनाया गया है, ये स्फेरिकल हैं और इनके बीच में कुछ हद तक डिप्रेशन है। तो इसको हम कहते हैं डबल कॉन्केव ऑप्टिकली ट्रू लेंस। ये थोड़ा सा गंदा हो गया है, बच्चे लोगों ने इसमें थोड़ा सा डस्ट लगा दिया है शायद। तो ये आप देख सकते हैं, ये डबल कॉन्केव ऑप्टिकली ट्रू लेंस है। तो ये जो कर्वेचर है ये इसका सेंटर है। तो अगर आप इमेजिन करोगे कि एक लाइन यहाँ से पास होती है जो दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करती है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी एकदम सेंटर में, यहाँ से
जो दोनों ये दो अलग अलग स्फीयर्स हैं, बराबर। तो ये दोनों को अगर कोई लाइन ज्वाइन करती है इसके अंदर से और वो सीधी आती, समझो यहाँ से आ रही होती और ऐसे सीधी यहाँ से पास आउट हो जाती, तो वो लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट होता है जो कि एकदम सेंटर में होता है, और वो परफेक्ट पॉइंट होता जहाँ से लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। और ये इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट गाइस, ये है डबल कॉन्वेक्स ऑप्टिकली ट्रू। क्या है ये? डबल कॉन्वेक्स ऑप्टिकली ट्रू। इसमें अगर आप मेरा फेस अभी देखोगे तो बहुत नज़दीक से दिखाई दे रहा होगा या बड़ा दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये क्यों होता है? अगर ये बहुत ही अच्छा तरीका है दोनों ग्लास को कंपेयर करने का। आप इसमें मेरा फेस देख सकते हो और अभी आप इसमें मेरा फेस देखो, इसमें आपको थोड़ा सा दूर ही दिखाई देगा, नॉर्मल से और दूर, नॉर्मल और दूर, बराबर। वही अगर आप ये कंपेयर करोगे डबल कॉन्वेक्स से नॉर्मल और बहुत नज़दीक, बराबर, नॉर्मल से भी ज़्यादा नज़दीक। अगेन दिस इज डबल कॉन्वेक्स ऑप्टिकली ट्रू। ये भी एक स्फेरिकल मिरर है, इसमें दोनों जो एंड्स हैं वो कर्व्ड हैं, बट वो बाहर की तरफ कर्व्ड हैं। कैसे कर्व्ड हैं? बाहर की तरफ कर्व्ड हैं, और इसी वजह से जो चीज़ें हम इसके थ्रू देखेंगे वो बड़ी दिखाई देती हैं। तो अब ये अगर मुझे चश्मे में मैंने यूज़ किया तो ये क्या करेगा? ये बेसिकली दूर की चीज़ों को एम्पलीफाई करके दिखाएगा, बराबर। और ये अगर हमने ये चश्मे में डाला तो ये क्या करेगा? ये हमें बेसिकली ये हमें नियर साइटेड की जो प्रॉब्लम है उसके लिए हेल्प करेगा, बराबर। ऑलराइट, देख लिया आप लोगों ने। अगेन इसके भी अंदर से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जाएगी तो उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा तो उसको हम ऑप्टिकल फोकस कहेंगे, ठीक है। काजल को कॉल करके बोल देना मैनेज। मेरा ही Okay, now coming to a few things here very quickly. लेंस आपको मैंने बता दिया क्या है। Now special rays for image formation by lens. An incident ray parallel to the principal axis after refraction passes through or appears to come from second focus of the lens. तो अगर कोई इंसिडेंट रे है जो यहाँ से पैरेलल आ रही है तो या तो वो यहाँ से निकलेगी या ऐसा अपीयरेंस देगी। An incident ray passing through the optical center goes undeviated from the lens. और अगर कोई एकदम परफेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो बिल्कुल भी डिविएट नहीं करेगी, वो सिंपली पास थ्रू हो जाएगी। An incident ray passing through the first principal focus. अब ये लेंस है, इसका यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस होगा। अगर ये यहाँ से पास होती है तो फिर रिफ्रैक्शन होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी। इमेजिन करो ये इमेजिन क्या करो, ये लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है सपोजिटली, ओके, सपोजिटली ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। इंसिडेंट रे ऊपर से आया, यहाँ पे हिट हुआ, क्योंकि ये प्रिंसिपल फोकस के थ्रू गया था तो यहाँ से फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चलेगा। इसके डायग्राम्स मैं आप लोगों को भेज दूंगा, डायग्राम देखने से काफ़ी समझ में आएगा। बेसिकली इसके जो रूल्स हैं रिफ्रैक्शन के वो रिफ्लेक्शन से बिल्कुल अलग हैं, तो आपको इनको अलग से समझना पड़ेगा और अलग से याद रखना पड़ेगा।
ये लेंस अगर आपको देखने हैं कभी तो आप क्लास में आके चेक कर सकते हैं। ये अपने एक लाइब्रेरी के एक बॉक्स में ये सारे लेंस और मिरर्स और प्रिज्म और ये सब चीज़ें रखी गई हैं। बाय द वे दिस इज़ अ प्रिज्म, if light passes through it, it will create a complete diversion here, ठीक है। Now coming to use of lens in photographic cameras, magnifying glass, microscope, telescope, human eye obviously, human eye बहुत important चीज़ है। Human eye is also a lens, right? Now आप लोगों ने हमेशा अपनी आँखों को मिरर में देखने की कोशिश की होगी। आई डोंट नो हाउ मच यू नो, आप लोगों ने आई का डायग्राम भी बनाया होगा, देखा भी होगा अपने क्लास में, बड़ा सा आई का डायग्राम है। बट आई यू अवेयर कि आपके आंखों के एकदम सेंटर में कुछ नहीं है, काला काला या ब्राउन ब्राउन दिखता है, जो भी दिखता है, बट एक्चुअली कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब इट इज़ नथिंग। द सेंटर ऑफ द आई इज एक्चुअली अ होल विच अलाउज द रेटिना टू लुक एट थिंग्स। तो अगर टेक्निकली आप आँख के एकदम सेंटर में जो आपकी आंखों का एकदम सेंटर है, उसमें अगर आप एकदम ध्यान से माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको एक होल दिखाई देगा जहाँ से रेटिना चीज़ों को देखता है। रेटिना थोड़ा सा पीछे होता है आपकी आंखों के, तो वहाँ पे इमेज क्रिएट होती है और जैसी इमेज वहाँ पे क्रिएट होती है वैसी दुनिया आपको दिखाई देती है। कुछ लोगों के लिए वो इमेज परफेक्ट क्रिएट होती है क्योंकि उनके आँखों का जो साइटेडनेस है उसमें कुछ भी ये नहीं है, नियर साइटेडनेस या फार साइटेडनेस की बीमारी उनको नहीं है। बट कुछ लोगों को नहीं दिखती। ये इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वहाँ पे जो इमेज क्रिएट होती है वो या डिस्टॉर्टेड होती है, या तो इमेज रेटिना के पीछे क्रिएट हो रही है या रेटिना के पहले क्रिएट हो रही है। अगर रेटिना के पीछे क्रिएट हो रही है तो चीज़ें जो हैं वो सिर्फ आपको पास की दिखेंगी, दूर की नहीं दिखेंगी। अगर इमेज आगे क्रिएट हो रही है तो दूर की दिखेंगी, पास की नहीं दिखेंगी। अब हम कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करेंगे बहुत फटाफट। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है जब तक कोई सरफेस से वो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट ना हो। अगेन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है जब तक वो किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट ना हो। लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन इट फॉल्स ऑन पॉलिश सरफेसेस लाइक मिरर्स। जब वो मिरर को ये होती है तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये खाली मिरर के लिए नहीं है, ये किसी भी पॉलिश सरफेस के लिए। कोई भी पॉलिश सरफेस से अगर लाइट इंटरेक्ट करेगी तो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट सफर्स रिफ्रैक्शन व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है। मीडियम क्या होता है? एयर टू वाटर, वाटर टू एयर, एयर टू वाटर टू आइस, ये मीडियम्स हैं। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रिफ्रैक्ट होती है। तो आप मेरे को बोलोगे सर फिर ग्लास से क्यों रिफ्रैक्ट हो रही है? क्योंकि लाइट एयर में जब थी तो वो एक ऑप्टिकल रेयर मीडियम में थी। एयर से जब लाइट लेंस के थ्रू गई तो ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में गई और उस समय पे वो रिफ्रैक्ट हुई। अगेन मैं समझा रहा हूँ, लाइट एयर में थी, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम मतलब एयर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें नहीं है जिसकी वजह से लाइट को ऑब्स्ट्रक्शन होगा। बट वही जब लाइट लेंस या प्रिज्म के थ्रू जाती है तो ये ऑप्टिकली डेंसर है। ऑब्वियसली डेंसर, ये मैटर है। इवन दो ये ट्रांसल्यूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है, बट है तो मैटर ना। तो ये मैटर होने के वजह से ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या करता है? लाइट को रिफ्रैक्ट करवाता है। क्या करवाता है? रिफ्रैक्ट करवाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। अगर ये आप समझ जाओगे तो आपको ये चैप्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लाइट किसी भी पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है और किसी भी ऑप्टिकली डेंसर सरफेस में जाके रिफ्रैक्ट करती है। सिंपल इनफ। There is a change in the wavelength. There is a change in the wavelength of light when it moves from one medium to another. Obviously, wavelength क्या होता है? लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, बट वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ट्रैवल कर रही है। बट जब वो किसी मीडियम को चेंज करती है तो बिकॉज उसका वहाँ पे ऑप्टिकली डेंसिटी बढ़ जाता है तो उसको अपने आप को डाइवर्ज या कन्वर्ज करना पड़ता है सो दैट इट कैन कंटिन्यू। तो वो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, जो कि ओरिजिनल वेवलेंथ था वहाँ से वो चेंज होके दूसरे वेवलेंथ पे ट्रैवल करना पड़ता है। The bouncing back of light when it strikes a smooth or polished surface is called reflection of light. Reflection is of two types, specular or regular and diffuse or irregular. तो
जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस को स्ट्राइक करके वापस आती है उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन दो तरीके के होते हैं, स्पेक्युलर और रेगुलर, यानी कि लाइट इंटरैक्ट हुई और सीधा वापस आ गई, और दूसरा डिफ्यूज और इरेगुलर, मतलब यहाँ पे लाइट हिट होने के बाद पूरी तरह से डाइवर्ज हो गई और एक डायरेक्शन में जाने के बजाय मल्टीपल डायरेक्शंस में चली गई। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्विवेलेंट है, यानी लाइट जिस भी एंगल से आती है उसी एंगल से जाती है। ये रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, मिरर्स की बात हो रही है। ओके, द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस। अगर ये मिरर है और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट मिरर के जितना दूर है बाहर से, अंदर मिरर में वो जो इमेज क्रिएट होगी वो भी उतना ही दूर क्रिएट होगी। रिपीट कर रहा हूँ, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्रिएटेड फ्रॉम द मिरर। रिपीट करूँ, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्रिएटेड फ्रॉम द मिरर। ठीक है, द इमेज इज अनमैग्निफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो अगर लाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से जो इमेज क्रिएट हो रही है वो अनमैग्निफाइड, यानी वो बड़ी या छोटी नहीं होगी। वर्चुअल, ऑब्वियसली रियल तो है नहीं, मिरर के अंदर कोई रहता तो है नहीं, तो वर्चुअल है। और इरेक्ट, ऑब्वियसली वो स्ट्रेट खड़ा है। द इमेज हैज राइट लेफ्ट रिवर्सल। राइट लेफ्ट रिवर्सल क्या होता है? मिरर में कोई भी इमेज क्रिएट होती है तो वो उल्टा क्रिएट होती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इवन कुछ फ़ोन्स के सेल्फी कैमरास में से अगर आप एक फ़ोटो लोगे आपका तो वो भी उल्टा आएगा। अब एक सिंपल काम करो, आप अपने फेस पे एक्स मारो, ये आपका राइट हैंड है, राइट साइड ऑफ द फेस, आपने इस पर एक्स मारा, अब जाके मिरर में देखो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि राइट लेफ्ट रिवर्स हो जाता है मिरर में। कभी सोचा होगा, कभी देखा होगा, कभी ट्राई किया होगा तो ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा, बट अगर नहीं तो भी आप जाइए अपने फेस पे यहाँ पे एक डॉट मारिए और जाके आप मिरर में चेक करिए, आपको दूसरी साइड में दिखाई देगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड राइट लेफ्ट रिवर्सल। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। क्या होता है ये? अच्छा, फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ जो कि फोकस पॉइंट ऑफ अ मिरर से लेके ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ना बिकॉज ये प्लेन मिरर है, इसमें कोई भी कर्वेचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लाइट डाइवर्ज बिल्कुल नहीं होने वाली। तो अगर लाइट डाइवर्ज नहीं होने वाली तो फिर वो लाइट कैसे ट्रैवल करेगी? स्ट्रेट ट्रैवल करेगी। अगर वो स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही ट्रैवल कर रही है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? If two lines are parallel to each other, what will be its intersection point? It will not have an intersection point, so that will become the focal length as infinity, यानी उनका जो लेंथ है वो अनलिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों पैरेलल ही चल रही हैं और वो पैरेलल ही चलती रहेंगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो प्लेन मिरर है, उसमें कोई भी कर्वेचर नहीं है, यानी लाइट जो है वो बिल्कुल भी डाइवर्ज या कन्वर्ज नहीं होगी। क्योंकि वो डाइवर्ज या कन्वर्ज नहीं हो रही है, इसके लिए वो कंटिन्यूसली चलती जाएगी। पावर ऑफ अ प्लेन मिरर इज जीरो। पावर यानी कि मैग्निफिकेशन ऑब्वियसली जीरो है। इफ अ प्लेन मिरर इज टर्न्ड बाय एन एंगल, द रिफ्लेक्शन रे टर्न्स बाय 2 times द एंगल। तो अब ये समझो प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर सीधा था, लाइट आके यहाँ से पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। इसको मैंने घर में ऐसा लगा दिया कि मेरी मर्जी, मेरा घर, मेरे को मेरा टेढ़ा करना, मैंने कर दिया। अब इस पे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जो भी एंगल से मैंने इसको टेढ़ा किया है, लाइट उसके 2 गुना एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। यानी समझो ये स्ट्रेट खड़ा था, मैंने 30 डिग्रीज उसको टेढ़ा कर दिया, अब जो लाइट आएगी वो 60 डिग्रीज के एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी? 60 डिग्रीज के एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। तो 2 थीटा मीन्स 2 times द एंगल एट विच द प्लेन मिरर वॉज टर्न्ड। The least size of a plane mirror to view an object is equal to half the size of the object. तो प्लेन मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो अगर हम दूर से देखते हैं तो एटलीस्ट वो उसका सबसे छोटा उसका हाफ साइज में वो चीज़ को दिखाएगा। उससे ज़्यादा दूर जाओगे तो आपको वो चीज़ नहीं दिखाई देगी। पोल वर्टेक्स, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ मिरर इज। अच्छा हाँ, इससे आपको एक और चीज़ समझ में आता है। आपने घर में देखा होगा, आपके घर में कहीं मिरर है, आप एक रूम में हो, कोई और दूसरे रूम में है, बट आप मिरर में एक दूसरे को देख सकते हो।
क्योंकि आप जिस एंगल से देख रहे हो सामने वाला भी उसी एंगल में। ये क्यों होता है? क्योंकि जिस एंगल से लाइट आप उस मिरर से रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों में जा रही है, उसी एंगल से लाइट उस मिरर से रिफ्लेक्ट होके उस व्यक्ति की आंखों में भी जा रही है, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे को उस मिरर में देख पा रहे हो। ठीक है। पोल वर्टेक्स, द सेंटर पॉइंट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल, ये हमने ऑलरेडी किया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल प्लेन, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एपर्चर मैंने आपको बताया। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। When the rays of light after reflection from a mirror actually meet at a point, then the image formed by this rays is said to be real. तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद सारे रेज अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वापस से मिलते हैं तो जो इमेज क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं रियल। और रियल इमेज कहाँ क्रिएट होती है? स्क्रीन पे क्रिएट होती है। स्क्रीन क्या होता है? अब समझो फॉर एग्जांपल ये मिरर है, यहाँ पे लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, मैंने यहाँ पे एक वाइट ये रखा हुआ है। अब जहाँ पे जो भी रिफ्लेक्शन आया वो ये स्क्रीन पे सबके सब रेज जाके एक साथ बैठ गए, तो इस स्क्रीन पे जो इमेज क्रिएट होगी वो रियल होगी। क्या होगी? रियल होगी। नाउ कमिंग टू वर्चुअल इमेज। व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज? व्हेन द रेज ऑफ लाइट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, when the rays of light after reflection from a mirror appear to meet at a point, and the image formed by this rays is said to be virtual. अब मैंने कहा रियल इमेज में वो एक्चुअली मीट होती है एक पॉइंट पे। अगर ऐसा खाली अपीयर हो रहा है कि वो मीट हो रही है बट एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, और ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ओके, अभी कुछ डायग्राम्स हैं मैं आपको दिखाऊंगा, इससे मालूम पड़ेगा कि क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। तो आपको ये दिख सकता है, ये पहला वाला आप देखेंगे रे ऑफ लाइट जो है, नहीं दिख रहा है ना, मैं इसको आपका इमेज आपको भेज दूंगा। इसमें तीन अपने को बता रहा है। पहला है रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस को पास होने के बाद रिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है। दूसरा जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल कैसे बन रहा है, और तीसरा जो है वो अपने पाथ पे कंटिन्यूसली कैसे चालू है। ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन उस दिन मैंने बताया था, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। एक ग्राफ भी मैं दूंगा जिसमें ये मालूम पड़ेगा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, तो पोजीशन ऑफ मिरर इमेज क्या था, तो नेचर ऑफ इमेज और उसका यूज़ क्या होगा। जैसे अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है तो इमेज मिरर के पीछे क्रिएट होगी, जिसके वजह से हम एकदम क्लियरली कोई चीज़ को देख सकते हैं। अगर प्रिंसिपल फोकस पे है तो इन्फिनिटी में होगी, ये एकदम मैग्नीफाई करके दिखाएगी। अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो फिर वो दूर करके दिखाएगी। अगर एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर में है तो रिफ्लेक्शन कंप्लीट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो टेबल है, ये भी मैं टेबल आपको भेज दूंगा, जिसकी वजह से आप कर सकते हो। हमने ये भी किया था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम विल टेल अस व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्पीड। ठीक है। साइन का हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आई थिंक दिस शुड बी ऑल। ऑप्टिकल सेंटर मैंने आपको समझा दिया था। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट आई सपोज। हाँ, लेंस के भी कुछ डायग्राम्स हैं। कन्वर्जिंग लेंस क्या करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कैसे करते हैं, वहाँ से रेस कैसे इंटरैक्ट होता है, और उसके ऊपर जो इमेज क्रिएशन है उसके वजह से क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, प्लस आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कॉल मी और मैसेज मी। डोंट कॉल मी, सॉरी, मैसेज मी, बिकॉज आई एम यूजुअली एट सम प्लेस। अगर आप व्हाट्सएप कर दोगे मुझे तो मैं आपका रिप्लाई जो है वो या तो आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिख के आपको भेज दूँगा। ठीक है। With that I think this should be all about this chapter. It's not that difficult. Sums में कंफ्यूज नहीं होना है। 4 ही फार्मूला है, बिना मतलब के ये नहीं होना है अरे ये चैप्टर डिफ़िकल्ट है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। अगर आपको एक चीज़ समझ गया कि लाइट कैसे इंटरैक्ट करता है तो ये चैप्टर इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर। आपको ये समझना है कि पॉइंट ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, पोल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। बस जिस दिन आपको ये सब चीज़ें आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। 3 ही रूल हैं। अगर वो प्रिंसिपल अगर वो पोल से फोकल पॉइंट से इंटरैक्ट होके जा रहा है तो फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस को के पैरेलल जाएगा।
अगर वो फोकल लेंथ के अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जा रहा है तो आगे जाके वो फोकल पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। और अगर वो सीधा जा रहा है जो कि एकदम ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से, तो वो सीधा ही चला जाएगा, वो बिल्कुल भी डाइवर्ज या कन्वर्ज नहीं होगा। ये मिरर के लिए है। सिमिलरली लेंस के लिए भी वैसे ही रूल्स हैं। तो एक बार आपने ये चीज़ समझ ली और टेबल्स अच्छे से ध्यान में रख लिए तो दिस चैप्टर इज़ द ईजिएस्ट चैप्टर फॉर यू। ये लेंस अगर आपको पर्सनली देखने हैं तो क्लास में आके आप कभी भी टाइम निकाल के देख सकते हैं। दैट शुड बी ऑल। थैंक यू।